हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब खैरियत। माई सेल्फ दीपक गोंडलिया। आई एम वेलकमिंग यू टू द चैनल ऑफ दया पटेल्स ई लर्निंग जोन। तो बच्चों, मैं पहले तो आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया मनाना चाहता हूँ कि आपने हमारी चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाने के लिए और मोनेटाइजेशन में पहुँचाने के लिए बहुत ही थैंक यू। और आगे जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही आप हमको मोटिवेट करते रहिए। बेस्ट वीडियो के लिए हम ऑलवेज अपना बेस्ट एफर्ट देंगे और धीरे धीरे चैनल को ग्रोथ करेंगे और अपनी जो फैमिली है 1000 सब्सक्राइबर से लेके 10,000 सब्सक्राइबर, देन आफ्टर 100,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचेंगे। एंड आज जो हम पढ़ने वाले वर्क एनर्जी थियरम, वर्क एनर्जी पावर एंड सेंटर ऑफ मास, तो उसके आगे जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 10, मतलब कि स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है 10, इज स्ट्रेच बाय द 5 सेंटीमीटर। उसको आप 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करें तो पहले तो लिखो K इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर। लेंथ जो है आपको स्ट्रेच करनी है तो लेंथ लिख सकते हो x से रिप्रेजेंट करो 5 सेंटीमीटर। So we can represent that 5 into 10 raised to minus 2 meter. Okay. Find the work done by applied force. Applied force से कितना वर्क डन होगा वो आपको फाइंड करना रहेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, dw इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स। स्प्रिंग है तो फोर्स मिलेगा kx इंटू डी एक्स। सो dw यानी कि स्मॉलेस्ट वर्क डन मिला, तो टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw is equal to integration of kx dx, k constant, integration of x into dx, starting from 0 over to 5 into 10 raised to minus 2। चलो लिखो k into x की 1 पावर इंटीग्रेट करो x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 5 into 10 raised to minus 2, लोअर लिमिट 0। मतलब कि दो अलग अलग लिमिट लिखनी है। तो फर्स्ट टाइम आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर की जगह पे 5 into 10 raised to minus 2 और दूसरी बार लिख सकते हो 0। चलो k की वैल्यू है 10 बाई 2 एक्स स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर माइनस 4 पावर एंड 0 का स्क्वायर 0। तो आंसर मिलेगा 25 इंटू 5 125 इंटू 10 raised to minus 4। सो आप पॉइंट निकाल लेंगे तो आंसर मिल जाएगा 0.125, 3 पॉइंट लेस और 10 raised to minus 1 यानी कि 0.0125 जितना आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। क्लियर? चलो नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द m1। मतलब देखो यहाँ पे m1 दिया है, m1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। विल ब्लॉक मास जस्ट m लीव द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, मतलब नीचे जो ब्लॉक है वो नीचे की सरफेस को लीव करके ऊपर आएगा। तो मिनिमम मास क्या होना चाहिए। ओके, तो पहले तो आप समझो कि यहाँ पे मास है तो मतलब एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन होगा कितना होगा, x0 जितना। सपोज यहाँ पे आपने ये वाला पार्ट स्प्रिंग का लिया, उसका एक्सटेंशन मान लेते आप, खींचेगा तो x0 जितना मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन इन स्प्रिंग ड्यू टू m1 इज x0। सो वर्क डन मिलेगा क्योंकि m मास ऊपर आ रहा है। ओके, m1g जो है नीचे आ रहा है, यहाँ पे वेट फोर्स लगेगा m1g और x0 जितना नीचे आएगा और वो ऊपर आएगा। सो लिखेंगे सो m1g x0 इज इक्वल टू स्प्रिंग की जो भी एनर्जी है, रिस्टोरिंग एनर्जी है, तो लिखेंगे हाफ kx0 स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में वर्क डन ऑन m1 इज इक्वल टू वर्क डन ऑन स्प्रिंग। मतलब जितना m1 में वर्क डन होगा उतना ही स्प्रिंग में वर्क डन होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे x0 कैंसिल, 1 टाइम x
सो m1g इज इक्वल टू 1/2 kx0, 1/2 kx0। तो kx0 को सब्जेक्ट कर लो, 2m1g मिलेगा आंसर, 2m1g। चलो यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिल गया, kx0 इज इक्वल टू 2m1g। ओके, तो स्प्रिंग का जो भी फोर्स है यहाँ पे kx0 यानी कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग रिस्टोरिंग, तो वो किसको बैलेंस करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग बैलेंसेस मास ऑफ एम। सो वेट फोर्स को बैलेंस करेगा, तो लिखेंगे kx0 इज इक्वल टू किसका वेट है, mg का, तो mg। और इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो आंसर लिखेंगे 2m1g इज इक्वल टू mg, g कैंसल, सो m1 इज इक्वल टू m/2। तो मास जो मिलेगा दैट इज m/2। चलो आगे देखते हैं। massless platform is kept on light elastic spring as shown in figure when a sand particle of 0.1 kg, जो sand particle है 0.1 kg का है, is drop on pan of a height of 0.24, मतलब यहाँ से 0.24 की हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हो। द पार्टिकल स्ट्राइक द पेन, मतलब नीचे की पेन को स्ट्राइक कर रहा है इन अ परफेक्टली इन इलास्टिक मैनर, मतलब कि वो रिबाउंस नहीं होगा। ओके, एंड द स्प्रिंग कंप्रेसिस बाय द 0.01 मीटर, यानी कि स्प्रिंग में जो भी कंप्रेशन आएगा 0.01 मीटर जितना होगा। फ्रॉम व्हाट हाइट शुड द पार्टिकल ड्रॉप सो दैट जनरेट द कंप्रेशन इन 0.05 0.04 मीटर। तो दो केस अलग अलग है। पहले तो पार्टिकल जो है कुछ हाइट से आ रहा है, तो वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इट कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। देन आफ्टर क्या हो रहा है कि हाइट चेंज हो रही है, कुछ ऊपर ज़्यादा हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि कंप्रेशन जो है पहले 0.01 मिला है, अभी उससे ज़्यादा 0.04 मिला है। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आपको नई हाइट फाइंड करनी है। चलो ट्राई करते हैं। चलो तो लिखते कि फॉर h इज इक्वल टू 0.24 मीटर हाइट स्प्रिंग compressed by 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। तो देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैंड इज इक्वल टू रिस्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट आएगा। तो देखो वेट फोर्स तो mg है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए mg, लेकिन हाइट क्या है, तो इनिशियल हाइट यहाँ पे h है और यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है x का, x यानी कि 0.01। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.01, तो h प्लस x। ड्यूरिंग दिस मोशन स्प्रिंग इज कंप्रेस बाय द x, तो हाफ kx²। ये फर्स्ट रिलेशन मिल गया। ओके, सेकेंड रिलेशन में हम डिफाइन करते हैं कि हाइट हमने थोड़ी सी आगे बढ़ा दी है, h की जगह पे h डैश ले ली है, और जो कंप्रेशन हो रहा है x की जगह पे x डैश हो रहा है, और x डैश जो गिवन है 0.04। तो अब लिखते हैं कि नाउ सैंड इज एट हाइट ऑफ h डैश, then compression in spring
is x dash and which is equal to 0.04 मीटर। तो लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैंड इज इक्वल टू रिस्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। कंपेयर करते तो mg हाइट है h डैश, पोजीशन है x डैश, इज इक्वल टू 1/2 k x डैश स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, दोनों का रेशियो निकालते इक्वेशन 1/2। तो यहाँ पे लिखो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो आपका आंसर देखो क्या मिलेगा, जो कैंसिल होता है कर सकते हो। mg गया, हाफ k गया, तो रिमेनिंग पार्ट में है h प्लस एक्स बाय एच डैश एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स डैश स्क्वायर। ओके, आपको तो एच डैश चाहिए, तो जो भी वैल्यू है प्लेस कर दो यहाँ पे ही। तो आंसर क्या मिलेगा, तो पहले तो लिखो h की जो वैल्यू है 0.24 प्लस 0.01, एच डैश फाइंड करना है और एक्स डैश है 0.04 इज इक्वल टू एक्स डैश की वैल्यू एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि कंप्रेशन जो इनिशियल था 0.01 एंड डिवाइड विथ एक्स डैश जो है 0.04 उसका होल स्क्वायर। पॉइंट कैंसिल 1/4 यानी कि 16, और यहाँ पे एडिशन करेंगे तो 0.25 डिवाइड बाय एच डैश प्लस 0.04 इज इक्वल टू 1/16। 1/16 को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर मिलेगा एच डैश प्लस 0.04 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 16, 0.25 इंटू 16। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 4 मिलेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एच डैश इज इक्वल टू 4, और ये माइनस में आ गया तो 4 माइनस 0.04, तो एच डैश इज इक्वल टू 3.96 आंसर आएगा आपका ये आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, अ पंप इज यूज टू डिलीवर अ वाटर एट अ सर्टन रेट, मतलब कि वाटर को सर्टन रेट के लिए ऊपर पहुंचाने के लिए रेट फ्रॉम द गिवन पाइप, बाय व्हाट अमाउंट शुड द वेलोसिटी ऑफ वाटर की कितनी वेलोसिटी होगी, द फोर्स ऑन द वाटर एंड द पावर ऑफ द मोटर विल बी इंक्रीज। तो फोर्स અને મોટરનો પાવર કઈ રીતે ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ ટુ ऑब्टेन n टाइम्स वाटर, मतलब कि हमको वाटर जो भी है वो n टाइम्स इंक्रीज कराना है फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम। ओके, क्वेश्चन को पहले फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ पंप इज यूज टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टन रेट, मतलब कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे पंप है, उसमें से पाइप कनेक्टेड है और ये टेरेस पे पानी पहुंचाता है, तो उसमें से वाटर जो भी डिलीवर करेगा वो सेम अमाउंट का ही करेगा। तो बाय व्हाट अमाउंट शुड द वेलोसिटी ऑफ द वाटर ऑन फोर्स ऑन द वाटर एंड पावर ऑफ द मोटर इज इंक्रीज, मोटर का पावर भी कितना इंक्रीज करना है, वेलोसिटी भी कितनी इंक्रीज करनी है। तो लिखना है कि एफ डैश फाइंड करो, वी डैश फाइंड करो एंड पी डैश फाइंड करो। 3 चीज़ फाइंड करनी, इनिशियल पावर क्या है और फाइनल क्या होगा, इनिशियल फोर्स क्या है और फाइनल क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल क्या है। ये सभी चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। लेकिन ये कब करना है कि हमको n टाइप ऑफ वाटर, मान लो कि 5 लीटर भेजते हो तो 5 लीटर की जगह पे n टाइम्स यानी कि n इज इक्वल टू 2 ले लो तो 10 लीटर भेजना है, तो तब इस चीज़ में क्या डिफरेंस मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? ओके, पहले तो आपने समझ लिया कि आपको वाटर डिलीवर करना है, जो भी रेट से आ रहा है उसके n टाइम्स इंक्रीज करना है। तो जब n टाइम इंक्रीज करते हो तो वेलोसिटी में, फोर्स में और पावर में क्या चेंज आएगा वो आपको लिखना है। तो पहले तो लिखो यहाँ पे पानी ऊपर चढ़ेगा तो कुछ मास चेंज होगा, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर flowing per unit time and that is equal to dm divided by dt। जो भी वाटर फ्लो होगा उसका जो मास चेंज होगा तो dm by dt,
और dm/dt को लिखना है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, d डिवाइड बाई dt, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम की जगह पे लिखना है तो d/dt डेंसिटी इंटू एरिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ बाय टाइम को आप बोलेंगे वेलोसिटी, सो ए रो ए इंटू वेलोसिटी v, रो ए इंटू वेलोसिटी v, दैट इज कॉल्ड dm/dt। मास का चेंज जो भी मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इतना आएगा। लिखना है तो लिख सकते हो v फॉर वेलोसिटी, a फॉर एरिया एंड रो फॉर डेंसिटी। चलो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट में क्या करना है कि टाइम जो है मतलब चेंज हो रहा है, तो मतलब वाटर जो है n टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो आप लिखेंगे टू गेट n टाइम्स वाटर, सो आपका इक्वेशन मिलेगा dm/dt डैश, इसमें चेंज आ गया, वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ dm/dt, पहले जो मिल रहा था उससे n टाइम्स हो गया। तो इस इक्वेशन में आप वैल्यू प्लेस करते हो तो क्या होगा, dm/dt में होगा रो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी v डैश, और यहाँ पे n वैसे ही, और इसकी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे नीचे, तो रो ए v, रो ए कैंसल, सो v डैश की वैल्यू मिलेगी n टाइम्स ऑफ v, वेलोसिटी n टाइम्स इंक्रीज होगी, वेलोसिटी जो भी इंक्रीज होगी वो कितने टाइम्स होगी, n टाइम्स। चलो अभी फोर्स के लिए लिखना है, तो फोर्स के लिए लिखना है तो फोर्स का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि F इज इक्वल टू d/dt mv, मतलब कि मोमेंटम का डिफरेंशिएट, m कांस्टेंट dv/dt प्लस v कांस्टेंट dm/dt, v कांस्टेंट dm/dt। तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन नहीं दिया है, वेलोसिटी दी है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, ये वाला dv/dt वाला जीरो है, तो dv/dt जीरो, तो F इज इक्वल टू v dm/dt होगा, v dm/dt। तो F डैश लिखते हो तो क्या होगा, F डैश इज इक्वल टू v डैश इंटू dm/dt, समझ रहे हो, dm/dt। तो v डैश की जगह पे लिखो nv, और dm/dt की जगह पे लिखो n टाइम्स ऑफ dm/dt, तो लिखेंगे n स्क्वायर v dm/dt, और n स्क्वायर v dm/dt को बोलेंगे f, तो मिलेगा आंसर f डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर f, यानी कि फोर्स जो हो जाएगा वो n स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के टाइम में चेंज होगा, यानी कि आपको जो भी फोर्स देना पड़ेगा वो n स्क्वायर टाइम देना पड़ेगा। मान लो पहले 5 दिया था और पानी डबल करना था, तो 5 न्यूटन के फोर्स की जगह पे 20 न्यूटन फोर्स देना पड़ेगा। ओके, n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है पावर। पावर के लिए लिखते हैं यहाँ पे, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पावर P इज इक्वल टू एफ वी, एफ जो है v इंटू dm/dt इंटू v, सो आंसर मिल जाएगा v स्क्वायर dm/dt। तो P डैश लिखूंगा तो P डैश इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर इंटू dm/dt डैश, v डैश की जगह पे लिखो nv स्क्वायर, और dm/dt की जगह लिखो n dm/dt, तो आंसर मिलेगा n स्क्वायर v स्क्वायर n dm/dt, सो n क्यूब और v स्क्वायर dm/dt, और इसको v स्क्वायर dm/dt को पावर p बोलेंगे, सो p डैश इज इक्वल टू n क्यूब p, यानी कि n क्यूब p टाइम्स आपका जो पावर है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि मोटर की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। यही चीज़ है, समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मतलब लेंदी है, बट बहुत ही इजी वे में आप डिफाइन कर सकते हो। तो बच्चों आज का लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख सकते हो कि कौन सा डाउट है। अगर पर्टिकुलर चैप्टर भी आपको सीखना है तो कमेंट में जाके मुझे बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।